इस बार विक्रम बेताल की जो स्टोरी है, आपको एक आश्चर्य होगा कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एमबीए विद कम्युनिकेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए ये ऑफिशियल बुक है। ऐसा क्यों? तो बोलते हैं कि ये बुक में बहुत सारे एथिक्स है, वो समझने के लिए हमें ये बुक पढ़ना है। इसमें अपने मन की कसरत करनी है। हम कुछ नया कर रहे हैं, हर बार हम नया करते हैं। इस बार हमने विक्रम बेताल की स्टोरी जो सुनी है, लेकिन उसको नए अंदाज से लेना है। हम आगे का हिस्सा पढ़ेंगे और तो बोलेंगे उसमें आगे आगे क्या होगा, उसमें कोई न्याय देना होगा। जैसे पापी कौन है, दोषी कौन है, तो कौन है वो हमारे हिसाब से देना है। और उसमें हम क्या कर सकते हैं, वो इंसान ये कर सकता था। हमने गीता भी पढ़ी है, अपने हिसाब से हमको बताना है। आज हमारा 12वां दिन है और हमारी बेतालपति से बुक चल रही है और उसमें हमने स्टोरी सुन रहे थे कि राजकुमारी की दुविधा। अब राजकुमारी किसको अपना पति चुने, ऐसी दुविधा हो गई क्योंकि उन दोनों को जीवित देखकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई, परंतु कुछ ही क्षण में उसकी यह प्रसन्नता निराशा में बदल गई क्योंकि जल्दबाजी में उसने सिर गलत धड़ के साथ रख दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप राजकुमारी का घड़ा उसके मित्र का सिर था और मित्र का धड़ राजकुमार का सिर था। अब राजकुमारी बहुत बड़ी दुविधा में पड़ गई कि किसे अपना पति स्वीकार करे। कुछ देर विचार करने के बाद उसमें से एक को अपना पति स्वीकार कर लिया। अच्छा विक्रम, कथा तो तुमने सुन ली, अब यह बताओ कि राजकुमारी ने दोनों में से किसे अपना पति के रूप में स्वीकार किया होगा। बेताल राजकुमारी ने निसंदेह, अब विक्रम बोलता है, निसंदेह मित्र के शरीर में राजकुमार के सिर जुड़े व्यक्ति को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया होगा, क्योंकि मनुष्य की मस्तिष्क में ही सब कुछ होता है और उसी से मनुष्य सोचता, समझता व जांचता परखता है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने विक्रम, तुम निश्चित एक नेक न्यायप्रिय राजा हो। तुमने मेरी शर्त भूल गए क्योंकि तुम बोल पड़े हो। अब मैं जा रहा हूँ। हर बार की तरह वही लिखा है, मैं पढ़ नहीं रही हूँ। आगे देखते हैं कि अब क्या होता है। फिर से दूसरी बार विक्रम को बेताल नई स्टोरी सुनाने लगा और वो सुनने भी लगा। कौन सबसे अधिक गुणवान है। अब यह स्टोरी है। एक बात का और ध्यान रखना है कि सही उत्तर जानते ही तुमने जवाब नहीं दिया तो तुम्हारे सिर के टुकड़े हो जाएंगे। फिर से वही शर्त रखता है। एक विक्रम ने कोई उत्तर नहीं दिया, फिर भी बेताल ने एक नई स्टोरी सुनानी शुरू कर दी। चंपार में चंपकेश्वर नामक बहुत ही दयालु राजा राज्य करता था। इस सारी कहानियों को सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मनगढ़ंत कहानियां हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। किसी का सर फूटा हो तो जोड़ा नहीं जा सकता। सोचो कि अभी भी सर्जरी होती है तो पहले कुछ होगा, ऐसा सोचते हैं। और सिर्फ हमारा दिमाग स्टोरी में स्टोरी होती है और उसमें क्या सॉल्यूशन लाना है। किसी का सॉल्यूशन निकालते निकालते सॉल्यूशन निकालने वाला हमारा ऐसे स्वभाव हो जाएगा। तो ऐसे किसी को सलाह देनी तो हमें अच्छी लगती है, जब अपने पे आती है तो बोलते ऐसी तो किसी की सिचुएशन नहीं होती, मेरे पास बहुत बुरा हुआ है, इसका कोई हल ही नहीं है। लेकिन हल सबका होता है, इससे हमारा माइंड सेट होना है। इसलिए हम ये मनगढ़ंत कहानी लगे फिर भी पढ़ रहे हैं और थ्रू आउट पढ़ रहे हैं। ओके। एक चंपार में चंपकेश्वर नाम का बहुत ही दयालु राजा राज्य करता था। वह अपनी पत्नी रानी सुलोचना तथा पुत्री राजकुमारी त्रिभुवन के साथ आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था। समय कब बीता पता न चला और त्रिभुवन विवाह योग्य हो गई। अब चंपकेश्वर को केवल एक ही चिंता सताती रहती थी, वह अपनी पुत्री त्रिभुवन के लिए योग्य वर की। आज भी हर किसी को भी यही चिंता सताती है, बड़े लोग को, कि बेटे का क्या होगा, बेटी का क्या होगा। तो राजा को भी यही चिंता थी। तो राजा होने में भी सुख है ऐसा हम सोचते हैं। हर किसी को संसार की समस्या होती है। कई राज्यों से राजकुमारों ने विवाह के प्रस्ताव चंपकेश्वर के पास आने लगे, परंतु उनका सोचना यह था कि विवाह से पहले एक बार त्रिभुवन से इस बारे में उससे सलाह मशवरा करके उसकी पसंदगी नापसंदगी को भी जान ले। उसने अपनी पत्नी से भी इस बारे में विचार विमर्श किया। रानी सुलोचना ने भी चंपकेश्वर के विचार से पूर्णतया सहमत थी। दोनों ने तय किया कि अगले दिन प्रातः
वो अपने अगले दिन प्रातः वे राजकुमारी से उनकी पसंद के बारे में पूछेंगे। प्रातः वे दोनों राजकुमारी के कक्ष में गए। राजकुमारी ने जब यह देखा कि माता पिता दोनों एक साथ उनके पास आए, वो बहुत खुश हुए। आप दोनों आप एक साथ मेरे कक्ष में, जरूर ही कोई विशेष बात होगी। राजकुमारी ने पूछा। हाँ पुत्री, बात तो विशेष ही है, राजा ने उत्तर दिया। त्रिभुवन, अब तुम बड़ी हो गई हो, हमें तुम्हारे विवाह की चिंता सताने लगी है। हम चाहते हैं कि हम अपनी पसंद तुम पर बिल्कुल भी न ला दे। अब तुम यह बताओ कि तुम्हें कैसा राजकुमार पसंद है, हम प्रयास करेंगे कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो। महारानी सुलोचना ने कहा, मेरा विवाह ऐसे राजकुमार से होना चाहिए जो सर्वगुण संपन्न, आकर्षक, ज्ञानी तथा समझदार हो। राजकुमारी त्रिभुवन ने उत्तर दिया, लेकिन हमें इस बात की जानकारी कैसे होगी किस प्रकार में यह सब गुण विद्यमान है? राजा ने पूछा। मैं यह सब गुण विद्यमान है, राजा ने पूछा। किनमें ये गुण विद्यमान है, हमें कैसे पता चलेगा? आप स्वयंवर का आयोजन कीजिए, मुझे जो भी राजकुमार सर्वगुण संपन्न लगेगा, मैं उससे ही विवाह कर लूंगी। राजकुमारी ने कहा। राजा को तो यह बात पसंद आ गई। उसने एक सप्ताह में स्वयंवर का आयोजन करवाना निश्चित किया। स्वयंवर वाले दिन राजा राज्यों के राजकुमार आए। महल में उनका स्वागत किया गया। कुछ देर बाद राजकुमारी भी वहां आ गई। उसने चारों राजकुमारों से अपने अपने गुणों के बारे में जानकारी देने के लिए कहा। पहला राजकुमार बोला, मैं केशव नगर का राजा हूँ। मैं इस धरती पर बसने वाले सभी तरह के पशु पक्षियों की भाषा बोल सकता हूँ और समझ सकता हूँ। यह गुण मेरे अतिरिक्त किसी के पास नहीं है। इसके बाद वह आसन पर बैठ गया। दूसरे राजकुमार ने कहा, मैं रामेश्वरनपुर का राजकुमार हूँ, पुरुषोत्तम कुमार हूँ। मैं वस्त्र बनाने की एक विशेष प्रकार की कला जानता हूँ, जिसके कारण वह वस्त्र 5 लाल मणि में दिखता है। अच्छा, इतना कीमती? राजा ने ऐश्वर्य से पूछा। जी महाराज, और यह गुण केवल मेरे पास ही है। ठीक है, अब आप आसन ग्रहण करें, राजा ने कहा। तीसरा राजकुमार बोला, मैं सोमपुरा का राजकुमार हूँ। मैं शास्त्रों को प्रकांड ज्ञाता हूँ। मुझ जैसा शास्त्री इस संसार में कोई दूसरा न होगा। अंत में चौथा राजकुमार बोला, मैं जनक धाम का राजकुमार इंद्रगुप्त हूँ। मैं शस्त्र कौशल का ज्ञाता हूँ। मुझे विभिन्न प्रकार के शस्त्र, धनुष बाण, भाला, तलवार आदि चलाने में पूरी जानकारी है। मैं शब्द भेदी बाण चलाने में भी कुशल हूँ। इस सिचुएशन को देख के हमें भी ऐसा लगता है कि जैसे आज भी लड़कों के लिए शादी करनी हो तो उसमें काबिलियत होनी चाहिए। हर किसी के अंदर कोई एक खास काबिलियत होती है, जो लड़की पसंद करती है उससे शादी करती है। तो पहले भी एक दूसरे से मिलके उनके गुण देखे जाते थे, ऐसे ही शादी नहीं होती थी। और माँ बाप भी लड़कों और लड़की को अपनी पसंद से शादी करने के लिए छूट देते थे। ये सब देखो, अब क्या है, अभी स्वयंवर नहीं, लड़कियों को छूट थी। लड़की को छूट थी कि वो किसको अपना पति चुने। राजकुमार को छूट नहीं थी, राजकुमारियों को छूट थी। राजकुमारी पसंद करती थी कि हमें किसे चुनना है, तो राजकुमारी कैसे पसंद करेगी? वो अपनी सोच से पसंद करेगी और उसे ही अपना पति बनाएगी। तो स्त्री को इतनी छूट हमारे शास्त्रों में, हमारे पूर्वजों में दी जाती थी। तो बीच में कौन सा समय ऐसा आया जैसे स्त्री को छूट देना बंद हो गया, उसे कुछ भी अपने हिसाब से नहीं करना, ऐसा नहीं। पति चुनने की छूट हमारे शास्त्र ने स्त्री को दी है, पुरुष को नहीं दी है पत्नी चुनने की छूट। यानी हमारा शास्त्र कितना स्त्री को देखो, कितना स्त्री को मान देता है, स्त्री को कितनी स्वतंत्रता है, स्त्री को कितना अपना स्वमान है। सब ये हमें सोचना है। ये स्टोरी से बस यही नहीं कि स्टोरी में क्या होता है, इसमें नहीं, हमें पूरी परिस्थिति को जानना है। चलो, ऐसा लगे कि कई कहानियां मन गढ़ंत है, लेकिन कई तो एकदम सही लगती है, जैसे अभी की सिचुएशन हो। तो इस तरह हम सोचेंगे और फिर अपना निर्णय सुनाएंगे। तो बस अब हम बोलेंगे कि कौन उसका पति बनेगा, राजकुमारी किसे अपना पति चुनेगी। चारों राजकुमार अपने गुण बता चुके थे। वे सभी इस बात को लेकर व्यग्र थे कि राजकुमारी किसे अपना वर चुनेगी। राजकुमारी के लिए भी यह फैसला करना कठिन ही था।
वह किसे अपना वर में रूप के चुने, किसे अपने वर के रूप में चुने। सभी गुणवान थे और अपनी अपनी कला में कुशल थे। काफी सोचने समझने के बाद उन चारों में से एक के गले में राजकुमारी ने वरमाला डाल दी। अब किसके गले में राजकुमारी ने वरमाला डाल दी वो हम कल देखेंगे। तो हम सोचेंगे कि कौन सबसे बड़ा गुणवान है इन चारों में से, और हम अपना व्यू देंगे। हमें ये कहानी सिर्फ सुननी नहीं है, अपना मत लिखना है। कोई भी अपना मत लिख सकते हैं, कुछ भी। जैसा कोई ये करता तो उसका यह परिणाम होता, तो ये सिचुएशन खड़ी ही नहीं होती, ऐसा भी हम अपने हिसाब से लिख सकते हैं। हमें सिर्फ मन की कसरत पे ध्यान देना है।